हेलो फ्रेंड्स। तो आज से अभी हम लोग लेटेस्ट वीडियो में क्या देखा था, लास्ट वीडियो में देखा था कि एग्रीकल्चर के जो इनपुट्स होते हैं उससे रिलेटेड हम लोगों ने स्कीम्स देखी थी, उससे रिलेटेड कुछ डेटा देखे थे। हम लोगों ने लैंड के बारे में पढ़ा, हम लोगों ने वाटर के बारे में पढ़ा। अब नेक्स्ट हम लोग पढ़ने जा रहे हैं फर्टिलाइजर। ठीक है, तो फर्टिलाइजर दो तरह के होते हैं, एक नेचुरल फर्टिलाइजर और एक आर्टिफिशियल। तो जो नेचुरल कौन से हैं, जैसे जो मैन्योर या कंपोस्ट जो होता है नेचुरल फर्टिलाइजर होता है, और जो एक आर्टिफिशियल जो केमिकल से बनता है वो भी एक फर्टिलाइजर होते हैं। दो तरह के होते हैं। ठीक है, फर्टिलाइजर में हम लोग क्या क्या यूज करते हैं, मेनली एनपीके यानी कि नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटैश। नाइट्रोजन कैसे बनता है, हम लोग क्या नाइट्रोजन को ही यूरिया भी बोलते हैं। नाइट्रोजन कैसे बनता है, एक हेबर्स प्रोसेस होता है, उससे बनता है। हम लोग नेचुरल गैस या मीथेन CH4 को रिएक्ट कराते हैं, उससे हाइड्रोजन एक्सट्रैक्ट करके 3x हाइड्रोजन और नाइट्रोजन को प्लस करके हमें ये अमोनिया मिल जाती है, और अमोनिया को ही फर्दर प्रोसेसिंग करते हैं तो हमें यूरिया मिल जाती है। ठीक है, तो हमारा जो नाइट्रोजन से अमोनिया कैसे बनता है, विद द हेल्प ऑफ हेबर्स प्रोसेस। ठीक, और क्योंकि हमें यूरिया बनाने के लिए हमें उसकी नेचुरल गैस की जरूरत पड़ती है, तो हम बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है इम्पोर्ट्स पे। ठीक, तो यूरिया प्रोडक्शन रिक्वायर्स नेचुरल गैस इम्पोर्ट। ठीक, मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स जो होती है, जो हमारी मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल्स फर्टिलाइजर्स है, वही क्या करती है, MRP सेट करती है यूरिया का, किसको यूज करके, इसेंशियल कमोडिटीज एक्ट 1955। ठीक, तो यूरिया का जो MRP फिक्स होता है वो कौन करता है, मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स। क्या यूज करके, एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट 1955। यूरिया जो सब्सिडी देती है, यूरिया की जो सब्सिडी मिलती है फार्मर्स को, ये जो स्कीम है ये सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, यानी कि 100% फंडिंग यूनियन करता है। 2022 में इसके अकॉर्डिंग 45 kg जो बैग होता है यूरिया का, वो इतने रुपए का मिलता था, 242 रुपीज का। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट हमारा जो मिनरल जो फॉस्फोरस है, फॉस्फोरस कितना है हमारा, इंपोर्ट हम लोग इंपोर्ट करते हैं फॉस्फोरस 80 to 85%। ठीक, यूरिया जो था उसको बनाने के लिए जो हमें नेचुरल गैस चाहिए था वो इंपोर्ट कर रहे थे। नेक्स्ट है फॉस्फोरस, उसको हम 80 to 85% इंपोर्ट करते हैं। और जो तीसरा है पोटैश, यानी कि जो के वाला कंपोनेंट है, वो हम लोग 100% डिपेंडेंट है ऑन इम्पोर्ट्स। ठीक, उसको म्यूरियल ऑफ पोटैश भी कहा जाता है। अगर हम 100% इम्पोर्ट कर रहे हैं, उसमें से 33% हम अकेले रशिया एंड बेलारूस से इम्पोर्ट करते हैं। ठीक, गवर्नमेंट क्या इनकरेज कर रही है, पोटैश डिराइव फ्रॉम मोलासिस यानी कि PDM फर्टिलाइजर, यानी कि हमें इंपोर्ट कम करना पड़े तो शुगर मिल्स का जो बाई प्रोडक्ट होता है मोलासिस, उसी से हम पोटैश डिराइव कर सके, पोटैश बना सके, ताकि हमारा इंपोर्ट थोड़ा कम हो जाए। ठीक, तो NPK हमको समझ में आ गया। उसके बाद NPK का रेशियो क्या होता है, कितने रेशियो में हमें ये फर्टिलाइजर अप्लाई करने चाहिए सॉइल्स में। तो आइडियल क्या है, 4:2:1, यानी कि 4 नाइट्रोजन, 2 फॉस्फोरस और 1 पोटैश। लेकिन इंडिया के लिए हमारे जो हमारी सॉइल के अकॉर्डिंग कितना होना चाहिए, 8:3:1। ठीक है, तो याद रहेगा ये 4:2:1 होना चाहिए। तो सबका अपने अपने अकॉर्डिंग होता है, तो इंडिया में 8:3:1 है। अब हम लोग को पता है कि यूरिया की सब्सिडी देती है गवर्नमेंट, यूनियन सेक्टर सेंट्रल सेक्टर स्कीम है। तो उसके मिसयूज क्या होते हैं, चैलेंजेस क्या है, अगर हम सब्सिडाइज्ड यूरिया या फर्टिलाइजर्स हम लोग दे रहे हैं, उससे क्या होता है, पहला सॉइल और ग्राउंड वाटर पोल्यूशन होता है, सब्सिडाइज रेट पे है, ज्यादा मिल रहा है तो लोग मिसयूज करते हैं। दूसरा, सब्सिडाइज यूरिया जो होती है उसको स्मगलिंग कर देते हैं, कहाँ पे, टू नैन जो एग्रीकल्चर से अलावा जो कोई पर्पस है केमिकल इंडस्ट्रीज में, तो उसका डाइवर्जन हो जाता है। मतलब यूरिया सब्सिडाइज क्यों दी जाती है, कि हमारे एग्रीकल्चर का प्रोडक्शन बढ़े, क्योंकि नेचुरली वो नहीं, मतलब कम चल रहा था प्रोडक्शन, तो उसको सब्सिडाइज देने एग्रीकल्चर में यूज किए बिना, उसके अलावा सॉरी, एग्रीकल्चर के अलावा जगहों पे इसको स्मगल कर दिया जाता है, या दूसरी कंट्रीज में स्मगल कर दिया जाता है, बांग्लादेश या नेपाल में। और इससे फिस्कल डेफिसिट भी इंडिया का बढ़ता है, क्योंकि यूरिया का सब्सिडी मिल रही है तो गवर्नमेंट ही पे कर रही है, तो उससे फिस्कल डेफिसिट पे भी फर्क पड़ता है। तो क्या क्या चैलेंजेस हो गए, यूरिया सब्सिडाइज्ड यूरिया अगर हम लोग दे रहे हैं तो उसके क्या क्या चैलेंजेस हो गए, एक तो पोल्यूशन बढ़ रहा है, दूसरा उसकी स्मगलिंग बढ़ रही है, दूसरा उसका डाइवर्जन हो रहा है नॉन एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज में, और चौथा फिस्कल डेफिसिट गवर्नमेंट का बढ़ता है जो ऑलरेडी है ज्यादा। तो हमें अगर यूरिया का मिसयूज प्रिवेंट करना है, जो हम लोगों ने अभी चैलेंजेस पढ़े उसको मिसयूज, इसका चैलेंजेस को ओवरकम करना है, तो हमें क्या करना चाहिए या सरकार क्या कर रही है,
उसके लिए पहली स्कीम आई सॉइल हेल्थ कार्ड। कब आई है? 2015 में। एग्जाम में, स्टेट पीसीएस वगैरह में और यूपीएससी में भी ईयर वगैरह पूछ लेते हैं, स्टेटमेंट में पूछ लेते हैं कि ये 2019 में आई थी या 2011 में आई थी। तो सॉइल हेल्थ कार्ड आया है 2015 में। कौन सी मिनिस्ट्री लेके आई थी? एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री। और ये 100% यूनियन फंडेड नहीं है, इसका मतलब ये सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम है, ना कि सेंट्रल सेक्टर स्कीम। और इसमें ये क्या होता है, जो सॉइल हेल्थ कार्ड है उसमें सॉइल का स्टेटस दिया होता है विद रिस्पेक्ट टू 12 पैरामीटर्स। ठीक है, तो 12 पैरामीटर्स पे सॉइल के हेल्थ स्टेटस कार्ड पे दिया होता है। वो 12 पैरामीटर्स कौन कौन से हैं? एक तो होते हैं मैक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं आपके एनपीके, ठीक, जो 8:3:1 है इंडिया में। और फिर माइक्रोन्यूट्रिएंट्स कौन से हो गए? जिंक, फेरस, मैंगनीज, बोरॉन और सीयू। ठीक है, उसके बाद सेकेंडरी में सल्फर भी आता है। तो ये 3 चीजें हो गई आपके उसमें। और फिजिकल पैरामीटर्स में क्या क्या हो गया, ये भी देखा जाता है सॉइल हेल्थ कार्ड में कि पीएच वैल्यू कितनी है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी कितनी है, ऑर्गेनिक कार्बन कितना है। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपकी सॉइल हेल्थ कार्ड पे मेंशन होती हैं। उसके बाद जो कार्ड होता है वो कितने साल पे अपडेट किया जाता है? एवरी 3 years। ठीक है, उसके बाद कार्ड ऑल्सो एडवाइजेज ऑन, कार्ड हमें पैरामीटर्स के अलावा एडवाइस भी करता है कि हमें कौन सी तरह की क्रॉप्स लगानी है, सीड्स कौन से यूज करने हैं, फर्टिलाइजर कौन से यूज करना है, या इरिगेशन का मेथड कैसा होना चाहिए। तो ये सारी चीजें कभी कभी स्टेटमेंट में आ सकता है कि सॉइल हेल्थ कार्ड पे ये चीजें होती हैं या नहीं होती हैं। तो ये सारी चीजें सॉइल हेल्थ कार्ड पे मेंशन्ड होती हैं। फिर सॉइल हेल्थ कार्ड का ही सब स्कीम है भू विजन या कृषि रास्ता सॉइल टेस्टिंग इक्विपमेंट। ठीक, तो पहले क्या होता था, जब सैंपल होता था, जब सॉइल का सैंपल टेस्टिंग होती थी तो उसका रिजल्ट आता था 3 से 4 घंटे के बाद। अब क्या होता है, जो हेल्थ कार्ड है वो फोन्स पे ही सेंड कर दिया जाता है। 30 मिनट्स में आपके सॉइल सैंपलिंग चेक होके आपका जो सॉइल का जैसा भी स्टेटस है उसका रिजल्ट आ जाएगा और फोन्स पे सेंड कर दिया जाएगा। और ये जो आपका फोन पे सेंड हो रहा है, ये जो इक्विपमेंट है भू विजन या कृषि रास्ता सॉइल टेस्टिंग इक्विपमेंट, ये किसने बनाया है? आईसीएआर का, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ राइस रिसर्च ने और प्राइवेट कंपनीज ने मिलके। ठीक है, गॉट इट। उसके बाद तीसरा क्या चीज हो रही है, सरकार क्या कर रही है मिसयूज रोकने के लिए? नीम कोटिंग ऑफ यूरिया, मतलब यूरिया पे नीम कोट करके दे रहे हैं। ये भी स्कीम आई थी 2015 में, ये केमिकल और फर्टिलाइजर मिनिस्ट्री लेके आई थी। नीम कोटिंग मैंडेटरी हो गई है 2015 से। अब आपके पास चॉइस नहीं है कि आपको नीम को कोट करके देना है यूरिया पे, मैंडेटरी है 2015 से। इसके बेनिफिट्स क्या क्या हैं? एक तो ये डाइवर्जन प्रिवेंट करता है सब्सिडाइज्ड यूरिया का। केमिकल इंडस्ट्रीज में आपका यूरिया का काम होता है, अगर वो नीम कोटेड आएगी तो वो बेकार हो जाएगी, वो केमिकल इंडस्ट्रीज के काम नहीं आएगी। तो डाइवर्जन रोक दिया। स्लोज डाउन रेट ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ यूरिया इन सॉइल। अगर यूरिया बैरन, मतलब बिना नीम कोटेड के यूरिया अगर सॉइल में डालते हैं तो बहुत जल्दी डिसॉल्व हो जाती है, तो प्लांट्स तक पहुंचने में प्रॉब्लम होती है, एब्जॉर्ब नहीं हो पाती है। अगर आपने यूरिया कोट कर दी नीम से तो उससे एब्जॉर्ब, जो डिसोल्यूशन है वो धीरे धीरे होगा, तो इसको प्लांट एब्जॉर्ब करना आसानी हो जाएगी। इससे क्या होगा, यील्ड बढ़ेगी। ठीक, और क्या फायदा होगा, इन जो पेस्ट अटैक या पेस्ट डिजीज होती है वो कम होगी, क्योंकि जो यूरिया होता है, क्योंकि जो यूरिया होता है वो इंसेक्टिसाइड की तरह भी, सॉरी, जो नीम होता है उससे पेस्ट जो डिजीज होती हैं वो प्रिवेंट होती हैं, अटैक प्रिवेंट होते हैं। तो उससे पेस्टिसाइड जो हम लोग यूज करते हैं पेस्ट अटैक रोकने के लिए, उसका कंजम्पशन कम हो जाएगा सिर्फ एक नीम कोटेड यूरिया यूज करने से। ठीक है, तो समझ में आ गया चीजें। उसके बाद चौथा स्टेप क्या ले रही है गवर्नमेंट? डीबीटी ऑफ फर्टिलाइजर, मतलब डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर ऑफ फर्टिलाइजर 2018। देखिए, अगर आप नॉर्मली जाए और फर्टिलाइजर आपको ऐसे ही मिल जाए तो आप ज्यादा लेके उसका मिसयूज होने लगेगा। तो अब क्या करा है गवर्नमेंट ने? एक तो ये स्कीम लाई है केमिकल और फर्टिलाइजर मिनिस्ट्री। ठीक, उसके बाद क्या कहा है कि फर्टिलाइजर कंपनीज पेड सब्सिडी ओनली आफ्टर रिटेलर हैज सोल्ड द फर्टिलाइजर टू फार्मर थ्रू पीओएस डिवाइस। ठीक है, तो पहले क्या होता था कि कंपनीज ने ऐसे ही बेच दिया बिना किसी ऑनलाइन पेमेंट या पीओएस डिवाइस के, तो सरकार को उतना पता नहीं चल पाता था कि कितने रुपए में कितनी चीजें जा रही हैं, और सब्सिडी उनको मिल जाती थी। जो ये यूरिया की जो सब्सिडी होती है वो कंपनीज के पास जाती है, गवर्नमेंट कंपनीज को देती है कि आपने इतनी बेची तो आपको उतनी सब्सिडी दे रहे हैं।
तो अब तो ज़्यादा जाती थी, तो उसको रोकने के लिए फर्टिलाइज़र कंपनीज़ को बोला आपको सब्सिडी तभी दी जाएगी जब आप जो फर्टिलाइज़र सेल कर रहे हैं फार्मर्स को, वो उसका पेमेंट आप लेंगे पीओएस डिवाइस से, ठीक? और उनका जो आधार कार्ड या किसान क्रेडिट कार्ड या वोटर आईडी आपको वो भी नोट करनी पड़ेगी। इतना जब डेटा गवर्नमेंट के पास पहुंचेगा तब आपको फर्टिलाइजर की जो सब्सिडी है वो दी जाएगी। इससे जितनी गई है उतने का ही सब्सिडी मिलेगा, तो उससे मिसयूज भी रुकेगा और गवर्नमेंट के एक्सचेकर पे भी बर्डन कम पड़ेगा, ठीक है? तो और इससे क्या होता है, डाइवर्जन भी रुकता है कि आपने अगर फार्मर के अलावा किसी को अगर यूरिया बेची है तो वो चीज़ पता चल जाएगी कि आपने फार्मर को नहीं बेची, तो उसकी सब्सिडी भी आपको नहीं दी जाएगी, ठीक है? ठीक? उसके बाद गवर्नमेंट ट्रांसफर सब्सिडी डायरेक्टली इनटू कंपनीज बैंक अकाउंट। उसके बाद पांचवा चीज है नैनो यूरिया। ये इकोनॉमिक सर्वे 2022 में मेंशन किया गया था। इसका क्या मतलब है कि हमें सॉइल को प्रोटेक्ट करना है और फर्टिलाइजर की एफिशिएंसी बढ़ानी है। इसके लिए नैनो यूरिया लाई गई थी। 1 एकड़ पे अगर 90 केजी नॉर्मल पाउडर, जो हमारी नॉर्मल चल रही थी, नैनो यूरिया की बात नहीं कर रहे हैं, अगर नॉर्मली अगर हम पहले पाउडर या सॉलिड फॉर्म में जो यूरिया थी वो कितनी यूज कर रहे थे, 90 केजी, ठीक? और वो मिल रही थी 500 रुपए की, 500 प्लस। नैनो यूरिया कितनी यूज होती है 90 केजी के कंपैरिजन में, ओनली 500 ml, ठीक? तो और ये है 240 रुपए पर बॉटल, ठीक? तो ये फायदा है कि आपको अगर जहाँ पे 90 केजी यूज करना था वहीं पे हाफ केजी भी यूज करके आप जो है काम चला सकते हो, फर्टिलाइजर की एफिशिएंसी भी बढ़ेगी। और ये बनाया किसने नैनो यूरिया, इफ्को ने। ये भी एक कोऑपरेटिव का बहुत बड़ा एग्जांपल है। तो इफ्को क्या है, इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव, फर्स्ट इन द वर्ल्ड टू प्रोड्यूस लिक्विड नैनो यूरिया इन 2021, ठीक है? तो ये हो गया आपका नैनो यूरिया, ठीक? उसके बाद नैनो डीएपी क्या है, इंटरिम बजट 2024 में इसका मेंशन हुआ था। डीएपी क्या होता है, डाई अमोनियम फॉस्फेट। ये यूरिया के बाद दूसरा सबसे ज्यादा यूज होने वाला फर्टिलाइजर है। हाई इन फॉस्फोरस होता है ये, और ये रूट डेवलपमेंट में काम करता है। मतलब अगर आप इसको अप्लाई करते हैं प्लांट्स के, जिस समय आपने बोया है शुरू में, अगर आपने इसको अप्लाई कर दिया तो रूट का डेवलपमेंट बहुत अच्छे से होता है। तो डीएपी इसलिए यूज होता है। तो अप्लाइड जस्ट बिफोर और एट द टाइम ऑफ सोइंग। 2023 में इफ्को ने क्या लॉन्च किया, नैनो डीएपी लिक्विड एट द रेट 600 रुपीज फॉर 500 ml, ठीक है? तो हम लोग एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए कम पैसे में कम चीज यूज कर रहे हैं, इससे एफिशिएंसी भी बढ़ेगी और मिसयूज भी कम होगा, पोल्यूशन भी कम होगा। तो ये इतनी चीजें सरकार कर रही है। बाकी एक स्कीम है पीएम किसान समृद्धि केंद्र, ये आया 2022 में। ये भी मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल्स और फर्टिलाइजर्स ने लाया है। एग्जिस्टिंग फर्टिलाइजर जो रिटेल शॉप से जहाँ पे फर्टिलाइजर मिलता है उसको हम कन्वर्ट कर रहे हैं किसमें, मॉडल फर्टिलाइजर रिटेल शॉप्स में, जिसको प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केंद्र भी बोलते हैं, ठीक है? और इससे क्या होगा, ये वन स्टॉप शॉप होगी किसके लिए, फॉर ऑल एग्रीकल्चरल इनपुट्स, यानी कि सीड्स, फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड एक्सेट्रा एंड सर्विसेज। तो जो नॉर्मल फर्टिलाइजर रिटेलर शॉप्स हैं उनको हम लोग कन्वर्ट कर रहे हैं किसमें, मॉडल फर्टिलाइजर रिटेल शॉप्स में। मतलब उसमें आपको सब कुछ मिल जाएगा, एक ही जगह पे सब कुछ मिल जाएगा, सारे इनपुट्स मिल जाएंगे एग्रीकल्चर के। और ये आई स्कीम कब थी, 2022 में। उसके बाद पीएमबीजेपी यानी कि वन नेशन वन फर्टिलाइजर भी स्कीम आई है। इसको क्या कहते हैं, पीएम भारतीय जन उर्वरक परियोजना, ठीक है? और ये आई है 2022 में। ये अक्टूबर 2022 में आई है स्कीम। पीएम या वन नेशन वर्ल्ड फर्टिलाइजर, या आप कहें पीएम भारतीय जन उर्वरक परियोजना। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, इफ कंपनी रिसीविंग फर्टिलाइजर सब्सिडी फ्रॉम गवर्नमेंट, कंपनी हैज टू यूज गवर्नमेंट मैंडेटेड ब्रांड नेम, लोगो एंड बैक कलर डिजाइन। अगर कोई कंपनी जो फर्टिलाइजर बेच रही है और उसको गवर्नमेंट सब्सिडी दे रही है फर्टिलाइजर बेचने का, तो उसको गवर्नमेंट का ही लोगो, डिजाइन, बैक कलर सब कुछ उसी का यूज करना पड़ेगा। जैसे कि भारत लोगों का नाम हो गया, और भारत अगर आप यूरिया बेच रहे हैं तो भारत यूरिया, एनपीके तो भारत एनपीके, भारत डीएपी या भारत म्यूरियल ऑफ पोटैश। तो ये सारी चीजें आपको गवर्नमेंट के लोगों के साथ यूज करनी पड़ेगी अगर आपको सब्सिडी चाहिए तो। इसके बेनिफिट्स क्या होंगे, एक तो इजी टू स्पॉट, कि अगर इंडियन गवर्नमेंट का कोई ब्रांड आप यूज कर रहे हैं और आपको सब्सिडी मिल रही है उस चीज के लिए,
तो आपको लोगो से जल्दी तुरंत पता चल जाएगा कि अच्छा हाँ ये इंडियन गवर्नमेंट वाला लोगो का बैग है। गवर्नमेंट कैन क्लेम क्रेडिट एंड फेम। और तीसरा, फार्मर्स बिकम अवेयर ऑफ सब्सिडी। तो फार्मर्स भी अवेयर हो जाते हैं कि अच्छा हाँ ये जब कोई चीज ना जो जब दिखेगा तो तभी बिकेगा, वो वाली चीज है। तो इस सबकी ये बेनिफिट्स हैं। उसके बाद पीएम प्रणाम स्कीम, ये आया था बजट 2023 में। ये भी केमिकल एंड फर्टिलाइजर मिनिस्ट्री लाई थी। ऑब्जेक्टिव क्या था कि हमें केमिकल फर्टिलाइजर को कम करना है, यूजेस उसका कम करना है। कैसे काम करता है ये पीएम प्रणाम स्कीम? कि अगर if state manages to reduce the fertilizer consumption and save say 100 crore subsidy bill for union gives rupees 50 crore as grant to states। मतलब क्या कि जैसे आपको पता ही है कि ये सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, यूरिया जो सब्सिडी है वो सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, सेंटर को ही 100% फंडिंग करनी है। और अगर किसी स्टेट में गवर्नमेंट दे रही है, एक तो दो काम है, एक तो सरकार को यूरिया सब्सिडाइज रेट पे देनी भी है और उसका मिसयूज रोकना भी है। तो उसके लिए पीएम प्रणाम स्कीम आई कि अगर कोई स्टेट कुछ भी करके अगर सरकार का पैसा बचाता है, मतलब अगर सपोज उसने 100 करोड़ जो सरकार का सब्सिडी आ रहा था, उसने वो यूरिया में नहीं आने दिया, मतलब कम यूज हुई यूरिया, मिसयूज बच गया, तो उसको कितना ग्रांट मिलेगा? एग्जाम्पल, नंबर्स इमेजिनरी है, अगर 100 करोड़ सब्सिडी उसने बचा दी तो 50 करोड़ उसको ग्रांट मिलेगा सेंटर की तरफ से। ठीक है, जिसमें स्टेट का रोल आ गया कि उसको सब्सिडी का जो बिल है वो 100 करोड़ तक उसने बचा लिया तो उसको 50 करोड़ का ग्रांट मिल जाएगा स्टेट की तरफ सेंटर की तरफ से। तो ये है पीएम प्रणाम स्कीम। स्कीम नेसेसरी है क्यों? क्योंकि फर्टिलाइजर का बिल अब बढ़ता ही जा रहा था। कहाँ से? 2.25 लाख करोड़ से बढ़कर, अच्छा 2.25 लाख करोड़ बढ़ के हो गया था 2022-23 में। और हम लोग को पता भी है कि बजट में सबसे ज्यादा सब्सिडी फर्टिलाइजर में जाती है, उसके बाद फूड में जाती है। इस वजह से इस बिल को कम करने के लिए स्टेट्स का काम पे लगा दिया है कि अगर आप बिल कम करते हैं तो आपको ग्रांट मिलेगी, पीएम प्रणाम स्कीम। फिर पेस्टिसाइड और वीडीसाइड, 21 जो हमारे यहाँ जो क्रॉप का लॉस होता है, 25% लॉस किसकी वजह से हो जाता है? पेस्ट, वीड या डिजीज की वजह से 25% क्रॉप का हमारा लॉस हो रहा है इनकी वजह से। बट इंडिया पर हेक्टेयर पेस्टिसाइड कंजम्पशन इज फार लेस देन फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज, यानी कि जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं, वहां पे जो पर हेक्टेयर पेस्टिसाइड वो लोग यूज कर रहे हैं उससे कम हमारे यहाँ यूज होता है। उसके बाद भी 25% हमारा क्रॉप लॉस हो रहा है। तो हम लोग को क्या करना चाहिए? हम लोग को इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट अप्रोच अपनानी चाहिए, ताकि हमें पॉपुलेशन, जो पेस्ट की पॉपुलेशन है वो 100% खत्म नहीं कर देनी है कि पेस्ट ही खत्म कर दें, कंट्रोल में रखना है, क्योंकि हमारे लिए पेस्ट भी जरूरी है क्रॉप्स को यील्ड बढ़ाने के लिए। ठीक है, तो मीन्स रेदर देन इरेडिकेटिंग पेस्ट पॉपुलेशन टू 100%, just try to keep crop damage to economically tolerable levels, because even pests are important for biodiversity protection and food chain balance। ठीक, स्प्रेड अवेयरनेस, हम लोग को अवेयरनेस भी फैलानी चाहिए जब हम लोग पेस्ट इंटीग्रेटेड अप्रोच करें ना, इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट अप्रोच। तो हमें 100% कम नहीं करना है, थोड़ा सा बैलेंस रखना है और अवेयरनेस भी पहुंचानी है लोगों तक कि वो ज्यादा इंसेक्टिसाइड या पेस्टिसाइड यूज ना करें। जैसे कि इंडोसल्फन, ये बहुत ही टॉक्सिक पेस्टिसाइड माना गया है। इसको इंडिया में 2011 सुप्रीम कोर्ट की एक रूलिंग ने बैन भी कर दिया था इंडिया में एंडोसल्फन। तो अवेयरनेस भी बढ़ानी है, इसमें केरला में बहुत ज्यादा डेथ्स हुई थी, तो उसकी वजह से ये मतलब अवेयरनेस भी फैलानी है और कम भी करना है। फिर अब केमिकल्स का मिसयूज प्रिवेंट करने के लिए कौन कौन सी सरकार की स्कीम्स है? पहली है प्रधानमंत्री कृषि विकास योजना। ठीक, तो और अब इसमें क्या है, ऑर्गेनिक फार्मिंग की बात करते हैं इसी के अंडर में। ऑर्गेनिक फार्मिंग क्या होती है? अगर आपको सीधा सीधा कहीं डेफिनेशन किसी आंसर में लिखना हो तो ऑर्गेनिक फार्मिंग मतलब क्या होता है? ऑर्गेनिक फार्मिंग इज अ टाइप ऑफ एग्रीकल्चर that avoids the use of synthetic fertilizer, pesticide and other chemical inputs. It relies on crop rotation, crop residues, manures, biofertilizer और बायोपेस्टिसाइड। तो ऑर्गेनिक फार्मिंग में सिंथेटिक फर्टिलाइजर का यूसेज नहीं किया जाता है, उसकी जगह पे नेचुरल चीजों का यूज किया जाता है, जैसे कि मैन्योर्स, बायो फर्टिलाइजर्स, ठीक, क्रॉप रोटेशन, क्रॉप रेसिड्यूज एक्सेट्रा। चल रहा है माइक? India has more than 44 lakh
ऑर्गेनिक फार्मर्स, हमारे यहाँ इंडिया में कितने ऑर्गेनिक फार्मर्स हैं? मोर देन 44 लाख, ठीक है, और हाईएस्ट इन द वर्ल्ड है ये। तो ऑर्गेनिक फार्मिंग के बेनिफिट्स क्या क्या हैं? एक तो हो गया इकोलॉजिकल बेनिफिट और एक हो गया इकोनॉमिकल बेनिफिट, ठीक है। बायो इकोलॉजिकल बेनिफिट क्या है? एक तो इससे बायोडाइवर्सिटी प्रोटेक्टेड रहती है। कैसे? क्योंकि अगर हम फर्टिलाइजर नहीं केमिकल फर्टिलाइजर नहीं यूज़ कर रहे हैं, पेस्टिसाइड यूज़ नहीं कर रहे हैं, वीडिसाइड यूज़ नहीं कर रहे हैं, तो उसकी वजह से बायोडाइवर्सिटी हमारी प्रोटेक्टेड रहेगी। एयर वाटर सॉइल पोल्यूशन कम होगा, जितने भी केमिकल्स होते हैं वो नहीं जाएंगे तो कम होगा। सिक्किम के बाद हमारा सिक्किम कब बना था ऑर्गेनिक स्टेट? 2015 में डिक्लेयर हो गया था। उसके बाद त्रिपुरा और उत्तराखंड भी प्लान कर रहे हैं अपने आप को 100% ऑर्गेनिक स्टेट बनाने का। ये इकोनॉमिक सर्वे 2023 में बताया गया था। तो कौन से दो और स्टेट हैं? त्रिपुरा और उत्तराखंड, ठीक। ये हो गए इकोलॉजिकल बेनिफिट्स। उसके बाद आया इकोनॉमिकल बेनिफिट्स। क्या? एक तो इन लोग को प्राइस हाई होता है। ऑर्गेनिक फार्मिंग जितने भी क्या कहते हैं उसको, जो बड़े घर के लोग होते हैं या जो हाई मतलब हाई क्लास जो होते हैं, उनको अब पता चलने लगा है कि हाँ ऑर्गेनिक फार्मिंग इज बेटर देन नॉर्मल ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर। उसकी वजह और तो कम लोग कर रहे हैं, इस वजह से और सप्लाई कम रहती है तो प्राइस हाई रहता है। तो इकोनॉमिकल बेनिफिट्स हो गए, एक तो हाई प्राइस, फार्मर्स की तरफ से सोचे तो प्राइसेस हाई होते हैं तो उनको फ़ायदा होता है। दूसरा, एक्सपोर्ट ज़्यादा होता है, क्योंकि बाहर की जो फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज़ हैं वो ज़्यादा प्रेफर करती हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग के प्रोडक्ट्स को, तो एक्सपोर्ट्स बढ़ते हैं। तीसरा, करंट अकाउंट डेफिसिट हमारा कम होता है, ठीक। वो हम लोग आगे किसी वीडियो में पढ़ेंगे जिसमें हम लोग करंट अकाउंट डेफिसिट वगैरह पढ़ेंगे। फिर फार्मर की इनकम बढ़ती है और गवर्नमेंट की सब्सिडी जो यूरिया पे दे रही है वो कम होती है, तो फिस्कल डेफिसिट भी कंट्रोल रहता है। तो यूरिया की सब्सिडी अगर कम हुई तो हमारा फिस्कल डेफिसिट भी कम हुआ। तो ये फायदे हैं हमारे ऑर्गेनिक फार्मिंग के, ठीक। उसके बाद परंपरागत कृषि विकास योजना, ठीक। तो वही जो अभी पीछे पढ़ा था ना, ये वाली, ये प्रधानमंत्री परंपरागत कृषि विकास योजना, परंपरागत मतलब ऑर्गेनिक फार्मिंग कृषि विकास योजना 2015। अब इसके क्या क्या कंपोनेंट्स हैं? एक तो ये एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री लाई है, केमिकल फर्टिलाइजर मिनिस्ट्री नहीं लाई है, प्लीज डोंट गेट कंफ्यूज। एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री 100% फंडेड नहीं है, इसका मतलब ये सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम है। मैकेनिज्म क्या है इसमें, कैसे होती है स्कीम, कैसे लागू हो रही है? अगर हमने 50 फार्मर्स का ग्रुपिंग ले लिया, एक क्लस्टर बनाया उन 50 फार्मर्स का और उनसे कहा कि आप ऑर्गेनिक फार्मिंग स्टार्ट करिए। एक एक फार्मर को पर एकड़ 20,000 रुपये दिए जाएंगे और 3 साल के लिए दिए जाएंगे फॉर डूइंग ऑर्गेनिक फार्मिंग। 50 फार्मर्स का ग्रुप है, मतलब क्लस्टर बनाया जाएगा और उनसे बोला जाएगा आप ऑर्गेनिक फार्मिंग करिए, और हर एक फार्मर को 20,000 रुपये दिए जाएंगे हर पर एकड़ के लिए 3 साल के लिए, और उससे उनको ऑर्गेनिक फार्मिंग करने के लिए प्रमोट किया जाएगा, ठीक है। उसके बाद जो एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री है उसी का वेब पोर्टल है जैविक खेती वेब पोर्टल। इससे क्या होगा, हमारे जो ऑर्गेनिक फार्मर्स हैं उनको कनेक्ट करेंगे किससे? बायर्स से, ठीक। और ये पार्टिसिपेटरी गारंटी स्कीम है, मतलब इसमें सर्टिफिकेट भी आपको मिलता है ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स को। दूसरी स्कीम क्या है? भारतीय प्राकृतिक कृषि पद्धति सब स्कीम है परंपरागत कृषि विकास योजना की। ये कब आई थी? 2022 में। परंपरागत कृषि विकास योजना कब आई है? 2015 में। हेल्प फार्मर्स विद नेचुरल फार्मिंग, बायोमास रिसाइकलिंग, काउ डंग, यूरिन मैन्योर, एक्सक्लूजन ऑफ ऑल सिंथेटिक केमिकल इनपुट्स, ठीक है, ठीक। और ये जो भारतीय प्राकृतिक कृषि पद्धति है, इसमें कितने रुपए आपको मिल रहे हैं? 12,200 रुपए पर हेक्टेयर फॉर एवरी 3 ईयर्स। जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग क्या होता है? देखिए, दो टर्म्स है इसमें, एक तो है जीरो बजट और एक है नेचुरल फार्मिंग, ठीक। तो नेचुरल फार्मिंग का क्या मतलब है कि फार्मिंग विदाउट केमिकल्स, ठीक। और जीरो बजट का क्या मतलब है कि आप कोई भी लोन लिए बिना, कोई भी पैसा इनपुट्स पे बिना यूज करे आप अगर फार्मिंग करते हैं, मतलब अगर आप पानी के लिए, सीड्स के लिए, फर्टिलाइजर के लिए कोई पैसे यूज नहीं कर रहे हैं, उसके लिए कोई लोन नहीं ले रहे हैं, तो उसको बोलते हैं जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग। अब हम अगर इनपुट्स के लिए कुछ पैसे नहीं खर्च करें तो हम लोग यूज़ कैसे करेंगे, क्या इनपुट डालेंगे? तो जैसे जीव मित्र जो माइक्रोबियल कल्चर से हम लोग को मिलता है, बीज मित्र सीड ट्रीटमेंट सॉल्यूशन से हम लोग को मिलता है, अग्निअस्त्र, ब्रह्मास्त्र, नीमास्त्र ये बायो पेस्टिसाइड हैं, हम लोग को कुछ
भी खरीदने की ज़रूरत नहीं है, ये नेचुरली हम लोग को मिल जाएगा। और वाप्स जो होता है, जो वाटर वेपर होता है, तो गिविंग वाटर आउटसाइड द प्लांट्स कैनोपी। ठीक, इसके बेनिफिट्स क्या क्या हैं? इट सेव्स फार्मर्स फ्रॉम डेट ट्रैप्स। डेट ट्रैप्स से हम लोग को, फार्मर्स को सेव करता है, क्योंकि वो लोन नहीं लेंगे तो उनको डेट ट्रैप में फंसने की जरूरत नहीं है। दूसरा, हमारे इन्वायरमेंट, सॉइल और बायोडाइवर्सिटी को भी बचाता है। तो दो बेनिफिट्स हो गए, फार्मर्स के लिए और इन्वायरमेंट के लिए। ये जो जीरो बजटिंग नेचुरल फार्मिंग स्टार्ट कहाँ से हुई थी? कर्नाटका से हुई थी, बाय सुभाष पालेकर। ठीक, और अब हिमाचल प्रदेश और आंध्र प्रदेश यहाँ के जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग के फ्रंट रनर्स बन गए हैं। बजट 2019 में जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग को एक्सपैंड करने की बात करी गई थी। 2022 के बजट में इसको जो है कहाँ पे प्रमोट किया गया था? वैसे तो ऑल ओवर प्रमोट किया जा रहा है जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग को, लेकिन कहाँ पे भी स्पेशली प्रमोट किया जा रहा है? फार्मर्स लैंड्स इन 5 किलोमीटर वाइड कॉरिडोर्स अलोंग गंगा। मतलब जो गंगा रिवर के अलोंग जो पैरेलल पाथ चल रहा है, उसमें 5 किलोमीटर्स अगर रेंज पे अगर फार्मर्स की लैंड है, तो वहाँ पे जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग यूज़ करने का प्रमोशन किया जाएगा। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि अगर आप केमिकल्स यूज़ कर रहे हैं, वो भी नदी के पानी के पास यूज़ कर रहे हैं, तो वो पानी में जाएगा, तो उससे वाटर पोल्यूशन भी बढ़ेगा। हमारी गंगा को क्लीन करने का भी प्रोजेक्ट चल रहा है। इस वजह से गंगा के पैरेलल जो ट्रैक है, उसके 5 किलोमीटर के रेडियस में अगर किसानों की ज़मीन है, तो उस पर जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग हमें करनी है। ये बात हुई थी बजट 2022 में। ठीक, SC/ST जो होते हैं, जो SC/ST जो फार्मर्स हैं, उनको भी फंडिंग दी जा रही है कि आप एग्रो फॉरेस्ट्री, जो बजट है 2022 में, उसी में ये भी बात करी गई थी कि हमें SC/ST फार्मर्स को भी एग्रो फॉरेस्ट्री के लिए प्रमोट करना है। एग्रो फॉरेस्ट्री माने क्या होता है? कि हम जब ट्रीज और क्रॉप्स और एनिमल्स, इन तीनों को साथ जो है यूज़ करते हैं, तब उसको कहते हैं एग्रो फॉरेस्ट्री। ठीक है, उसके बाद ऑर्गेनिक फार्मिंग और जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग की लिमिटेशंस क्या क्या हैं? एक तो यील्ड कम होती है जब हम कोई केमिकल्स यूज़ नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हम लोगों ने देखा कि हम लोग के यहाँ यील्ड कम हो रही थी ग्रीन रेवोल्यूशन के टाइम से पहले भी। तो जब ग्रीन रिवोल्यूशन आया, हाई यील्डिंग वैरायटीज़ का यूसेज बढ़ा, फर्टिलाइजर्स का यूज़ बढ़ा, केमिकल फर्टिलाइजर्स का यूज़ बढ़ा, तब यील्ड ज़्यादा होने लगी। तो जब हम वापस वही काम कर रहे हैं जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग में, कि हम केमिकल फर्टिलाइजर यूज़ नहीं कर रहे हैं, इसकी वजह से यील्ड कम होती है, क्वालिटी प्रोड्यूस्ड होता है जो पर एकड़, उसमें यील्ड कम होती है, फूड सप्लाई कम हो जाती है, तो फूड इन्फ्लेशन बढ़ जाता है। जैसे कि हम लोग ने श्रीलंका में देखा था, श्रीलंका में उन्होंने 100% ऑर्गेनिक फार्मिंग अलाउ करी थी, जिसकी वजह से क्या हुआ? फूड सप्लाई कम हो गई थी, क्योंकि यील्ड कम हो गई थी, तो फूड इन्फ्लेशन बढ़ गया। ठीक, उसके बाद डिफ़िकल्ट टू प्रोड्यूस ऑफ सीजन क्रॉप्स। जब आपके पास केमिकल्स होते हैं, तो आप जिस चीज़ का सीज़न नहीं भी चल रहा है, वो भी प्रोड्यूस कर सकते हैं। लेकिन जब हम ऑर्गेनिक फार्मिंग कर रहे हैं, तो वहाँ पे ऑफ सीजन क्रॉप्स नहीं हो पाती हैं। इससे क्या होता है? अगर आप 100% ऑर्गेनिक फार्मिंग पे चले गए, फूड शॉर्टेज हुई तो इन्फ्लेशन हो गया। ठीक, उसके बाद शेल्फ लाइफ इनकी कम होती है, कलर और टेक्सचर भी लेस अट्रैक्टिव होता है। तो ये हो गए आपके लिमिटेशंस ऑर्गेनिक फार्मिंग के। ठीक, कंक्लूजन क्या है? कि अगर हम फार्मर इनकम डबल करनी है और SDG 2 जीरो हंगर को हमें गोल पहुंचना है, उसको कंप्लीट करना है 2023 तक, तो ऑर्गेनिक फार्मिंग का भी यूज़ करना पड़ेगा बहुत कायदे से। ठीक है, फिर सस्टेनेबिलिटी इन एग्रीकल्चर, ये इकोनॉमिक सर्वे 2025 में क्या बोला गया है? सस्टेनेबिलिटी इन एग्रीकल्चर के अंडर में ICAR ने क्या डेवलप किया है? एक इंडेक्स डेवलप किया है, जिसका नाम है कंपोजिट इंडेक्स ऑफ एग्रीकल्चरल सस्टेनेबिलिटी। ठीक, 5 इंडिकेटर्स उन्होंने बताए हैं, किसके रिलेटेड? एनवायरमेंटल हेल्थ, सॉइल, वाटर क्वालिटी और सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट। 51 इंडिकेटर्स रिलेटेड टू, अगर हमें एग्रीकल्चर की सस्टेनेबिलिटी के बारे में बात करनी है, तो हमें कुछ कंपोनेंट्स देखने पड़ेंगे। उसमें से 51 इंडिकेटर्स के बारे में बात करी गई है। 5 इंडिकेटर्स ही होना चाहिए, नहीं 4 ही है। 51 इंडिकेटर्स हैं, किसके रिलेटेड? एनवायरमेंटल हेल्थ, सॉइल, वाटर क्वालिटी और सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इंडिया को बताया गया क्या? मॉडरेटली सस्टेनेबल है। इनका एग्रीकल्चर, जो इंडिया का एग्रीकल्चर है, वो मॉडरेटली सस्टेनेबल है। कितना पॉइंट है? 0.49। ठीक, और अगर हम इसमें ऑर्गेनिक फार्मिंग की बात करें, तो मिजोरम, केरला, MP, आंध्र प्रदेश, मणिपुर, वेस्ट बंगाल और उत्तराखंड बेटर है नेशनल एवरेज से, और राजस्थान वर्स्ट परफॉर्मर है।
ठीक है। उसके बाद सस्टेनेबिलिटी को ही हम देखें तो उसमें एक इनिशिएटिव आया था वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का 100 मिलियन फार्मर्स का, ठीक। उसके बाद उसमें क्या बताया गया था कि मल्टीटास्क होल्डर प्लेटफॉर्म है फॉर नेट जीरो एंड नेचर पॉजिटिव फूड सिस्टम्स बाय 2030। तो मतलब अगर 100 मिलियन फार्मर्स, ये यूपीएससी में क्वेश्चन भी आ चुका है कि 100 मिलियन फार्मर्स किस रिलेटेड है, तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम लाया था, ये इनिशिएटिव है, एक मल्टीटास्क होल्डर प्लेटफॉर्म है, किसके लिए, नेट जीरो और नेचर पॉजिटिव फूड सिस्टम्स के लिए बाय 2030, ठीक। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जिसका हेडक्वार्टर स्विट्जरलैंड में है, उसने इनिशिएटिव लिया था। अब फार्म मैकेनाइजेशन की बात करें, हाँ डेवोस में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की समिट। फार्म मैकेनाइजेशन का क्या मतलब है कि अगर हम फार्म पे मैनुअल लेबर यूज़ कर रहे हैं या मशीनरी यूज़ कर रहे हैं, तो अगर हम मशीनरी यूज़ कर रहे हैं तो हम कौन कौन सी मशीनरी यूज़ करते हैं, कंबाइंड हार्वेस्टर्स, लैंड लेवलर्स, कल्टीवेटर्स, मैकेनिकल पिकर्स, ट्रैक्टर्स, रीपर्स, थ्रेशर्स, ठीक है। होता क्या है इन सबसे, अगर हम मैकेनाइजेशन यूज़ कर रहे हैं फार्मिंग में, तो सिग्निफिकेंस क्या क्या है, हमारी प्रोडक्टिविटी लैंड की बढ़ती है, लेबर बाय इंक्रीजिंग वर्क आउटपुट पर यूनिट टाइम, मतलब अगर कोई लेबर ही मशीन को वो करेगा, ऑपरेट करेगा, तो इंक्रीज प्रोडक्टिविटी ऑफ लैंड, लेबर बाय इंक्रीजिंग वर्क आउटपुट पर यूनिट टाइम, ठीक है। और इंक्रीज एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज टू रूरल यूथ इन प्रोडक्शन, ऑपरेशन एंड रिपेयर मेंटेनेंस ऑफ मशीन्स। तो मशीन अगर रूरल यूथ को कुछ काम करना है तो उनकी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ती हैं अगर हम फार्म पे मशीन यूज़ कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमें अगर प्रोडक्शन करना है, ऑपरेशन उसका मशीनरी का करना है या रिपेयर करना है, उसमें काम आएंगे। और क्या क्या चीज़ें होती हैं फार्म मैकेनाइजेशन में, लेबर ऑगमेंटिंग टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस अलाउ ईच लेबर टू बी मोर प्रोडक्टिव, ये भी क्वेश्चन आया था, ये 4 दे दिए गए थे पेपर में यूपीएससी के प्रीलिम्स में, और ये फार्म मैकेनाइजेशन से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आया था इस पर, ठीक। कैपिटल ऑगमेंटिंग टेक्निकल प्रोग्रेस अलाउज कैपिटल एसेट्स मशीनरी टू बी मोर प्रोडक्टिव। अगर हम फार्म मैकेनाइजेशन करते हैं तो ये सारे वो होते हैं, बेनिफिट्स होते हैं, ठीक। तो कैपिटल ऑगमेंटिंग टेक्निकल प्रोग्रेस मतलब अगर वुडन फ्लो था तो हम मशीनरी यूज़ कर रहे हैं तो वो चीज़ चेंज हो जाएगी, ट्रांसफॉर्म होगी स्टील फ्लो में। जो काम वुडन फ्लो से हो रहा था, कम प्रोडक्टिविटी हो रही थी, वही स्टील फ्लो से ज़्यादा तेज़ी से होगी, ठीक। अब मनरेगा स्कीम में क्या था, पंजाब हरियाणा जो फार्मर्स थे, जो पंजाब हरियाणा फार्मर्स हैं, उनको लेबर की शॉर्टेज हो रही थी पीक सीज़न में, क्योंकि हर सबको चाहिए फार्म लेबर्स, क्योंकि जब पीक सीज़न होता है तो लेबर्स की कमी होती है, तो उस समय वो क्या करते थे, फोर्स्ड हो जाते थे वेजेस हायर देने के लिए। जब सप्लाई कम होती है तो प्राइसेस बढ़ते हैं। हाँ तो मनरेगा स्कीम की वजह से पंजाब हरियाणा फार्मर्स को पीक सीजन में लेबर्स की कमी हो रही थी, तो उनको जब लेबर्स कम है तो प्राइसेस बढ़ाने पड़ेंगे, वेजेस बढ़ानी पड़ेंगी। तो वेजेस ना बढ़ा के वो क्या कर रहे थे, अपना मशीनरी ही यूज़ कर ले रहे थे कि लेबर्स की ज़रूरत ही नहीं है, वो मशीनरी यूज़ कर ले रहे हैं। तो उससे क्या हो रहा था, लेबर रिक्वायरमेंट जो है जो कम हो रही थी उसको ओवरकम करने के लिए, ठीक। तो अब चैलेंजेस क्या हैं इन सब चीज़ों के, जो हम लोगों ने अभी फार्म मैकेनाइजेशन पढ़ा, फार्म मैकेनाइजेशन के चैलेंजेस क्या क्या हैं। एक तो हमारे यहाँ जो इंडियन ट्रैक्टर इंडस्ट्री है वो दुनिया की सबसे बड़ी एक्सपोर्ट इंडस्ट्री है, लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड है। 1/3 ऑफ ग्लोबल प्रोडक्शन हम लोग करते हैं ट्रैक्टर्स का। हम लोग कहाँ एक्सपोर्ट करते हैं ट्रैक्टर्स को, अफ्रीकन और एशियन कंट्रीज़ में, ठीक। लेकिन इंडिया में यूटिलाइजेशन कम है, क्यों? क्योंकि ट्रैक्टर चलाने के लिए लैंड भी इतनी बड़ी होनी चाहिए, हमारे यहाँ लैंड फ्रेगमेंटेशन इतना ज़्यादा हो चुका है कि इसका यूसेज इंडिया में कम होता है, ठीक। तो इंडियन फार्म मैकेनाइजेशन 40% ही है, जबकि चाइना में 60% है, ब्राज़ील में 75% है और यूएसए में 90% है, 95% है, ठीक। तो ये हो गया चैलेंज एक। दूसरा, कस्टमाइज मशीनरी रिक्वायर्ड फॉर इंडिया सॉइल एंड क्लाइमेट डाइवर्सिटी। तो R&D मतलब रिसर्च एंड डेवलपमेंट और मेक इन इंडिया रिक्वायर्ड है। देखिए हमारे सॉइल और क्लाइमेट के हिसाब से जो हमारी मशीनरी अलग तरह से चाहिए, मतलब यूएसए में अलग तरह से चाहिए, हमारे इंडिया में जैसी सॉइल है, जैसा क्लाइमेट होता है, उसके हिसाब से हमें अलग तरह की मशीनरी चाहिए। तो उसके लिए हमें रिसर्च और डेवलपमेंट में भी एक्सपेंडिचर करना पड़ेगा और मेक इन इंडिया भी प्रमोट करना पड़ेगा, जो अभी नहीं हो रहा है, इस वजह से ये चैलेंज में। Small marginal farmers lack financial resources to own machines, so renting centers should be set up. तो जो स्मॉल फार्मर्स, हमें पता है कि मोर देन 80% ऑफ आर फार्म लेबरर्स जो होते हैं वो स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स हैं इंडिया में। तो उनके पास इतने फाइनेंशियल रिसोर्स नहीं होते हैं कि वो मशीन ले सकें
इस वजह से हम लोग को रेंटिंग सर्विसेज यूज सेटअप करनी चाहिए कि हम रेंट पे दे सकें, खरीदना ना पड़े, रेंट पे दे सकें, तो वो भी मशीनरी यूज कर सकें। टू एड्रेस दीज चैलेंजेस एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री की स्कीम आई है 2017 में, कृषोन्नति योजना, ठीक, ग्रीन रेवोल्यूशन के अंडर में, सब मिशन ऑन एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन। ग्रीन रेवोल्यूशन से इंस्पायर होकर कृषोन्नति योजना आई, उसी के अंडर में आई SMAM यानी कि सब मिशन ऑन एग्रीकल्चरल मैकेनाइजेशन स्कीम। मतलब हमें मैकेनाइजेशन बढ़ाना है, पर हमारे यहाँ जो मोर देन 80% फार्मर्स हैं वो मार्जिनल या स्मॉल हैं, जिनके पास इतने फाइनेंशियल रिसोर्सेज नहीं है कि वो मशीन खरीद सके। इस वजह से वो चीज़ हम लोग को इनको प्रोवाइड करने के लिए ये स्कीम आई, सब मिशन ऑन एग्रीकल्चरल मैकेनाइजेशन। तो एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया क्या, मोबाइल ऐप, उसका नाम था फार्म्स, मतलब फार्म मशीनरी सॉल्यूशंस फॉर फार्म मशीनरी रेंटिंग। हम खरीदने की बात नहीं कर रहे हैं, हम रेंट करने की बात कर रहे हैं। अगर आप खरीद नहीं सकते तो हम आपको रेंटिंग सर्विसेज पे मशीनरी अलाउ कर रहे हैं, और इसी वजह से ये फार्म आया और ये आया SMAM। तो ये दो चीज़ें आपकी हो गई रेंटिंग के लिए। बजट 2022 में किसान ड्रोन्स की बात करी गई फॉर क्रॉप असेसमेंट, डिजिटाइजेशन ऑफ लैंड रिकॉर्ड्स और स्प्रेइंग ऑफ इंसेक्टिसाइड एंड न्यूट्रिएंट्स। तो किसान ड्रोन्स हम कहीं के लिए किस किस चीज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं, क्रॉप असेसमेंट के लिए यूज़ कर सकते हैं, लैंड रिकॉर्ड्स को डिजिटाइज करने के लिए यूज़ कर सकते हैं, और इंसेक्टिसाइड और न्यूट्रिएंट्स को स्प्रे करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। सब्सिडीज फॉर बाइंग एग्रीकल्चरल ड्रोन्स, ठीक, तो अगर हमें सब्सिडी देनी है एग्रीकल्चरल ड्रोन्स को भी, हम सब या तो हम रेंटिंग में दे सकते हैं या सब्सिडी दे सकते हैं। तो एग्रीकल्चरल ड्रोन्स को हमें अगर सब्सिडी देनी है तो उसमें कैसे दे रहे हैं हम लोग, अगर कोई बेनिफिशियरी है, वो है कोई एग्रीकल्चर स्टडीज़ करके आया है, कोई ग्रेजुएट है जिसने एग्रीकल्चर पढ़ा हुआ है, और वो अपना ड्रोन हायरिंग सेंटर सेटअप करना चाहता है, तो उसको 50% सब्सिडी मिल जाएगी, मैक्सिमम लिमिट 5 लाख रुपए, ठीक। अगर कोई विमेन, SC, ST या स्मॉल मार्जिनल या नॉर्थ ईस्ट फार्मर को बाय करना है ड्रोन, तो उसके लिए भी यही है, 50% सब्सिडी भी मिल जाएगा, या 5 लाख मैक्सिमम लिमिट पे उसको ड्रोन प्रोवाइड कराए जाएंगे। और अगर विमेन जो सेल्फ हेल्प ग्रुप है, अगर वो ड्रोन्स अप्लाई लेना चाहते हैं, तो क्या होगा, इफ प्राइस ऑफ ड्रोन और उसके एक्सेसरीज 10 लाख है, तो सेंटर उसका 80% सब्सिडी में दे देगा, यानी कि 8 लाख रुपए सब्सिडी में मिलेगा, ठीक। तो यहाँ पे 3 लोगों की बात हुई, या तो कोई एग्रीकल्चर ग्रेजुएट है, दूसरा कोई SC, ST माइनॉरिटी मतलब विमेन, ये सब लोग हैं उनको, या SHG को अगर ड्रोन खरीदने हैं तो ये सरकार इतना सब्सिडी देगी। इसी से रिलेटेड आया हमारा नमो ड्रोन दीदी, जो नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन के अंडर में एक स्कीम है नमो ड्रोन दीदी। तो उसमें हम लोग को क्या करना है, हमें 14,500 सिलेक्टेड विमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को 2024 से 26 तक ड्रोन्स प्रोवाइड करने हैं। ये क्या करती हैं विमेन, दीज विमेन गिव रेंटल ड्रोन्स रेंट पे देती हैं, सर्विसेज सॉरी रेंटल ड्रोन सर्विसेज जो हैं वो मतलब आपको बेच नहीं रही हैं ड्रोन्स, वो खुद ड्रोन्स ऑपरेट करेंगी और आपको उसकी सर्विसेज मिलेगी टू फार्मर्स फॉर स्प्रेइंग लिक्विड फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स। नॉट ओनली ड्रोन्स बट ड्रोन्स एज अ पैकेज विल बी सप्लाइड। तो अगर आपके यहाँ आपको चाहिए कि एज अ ड्रोन पैकेज में आएगा क्या क्या, पहले ही देख लेते हैं। ड्रोन्स विद स्प्रे असेंबली, बैटरी, चार्जर और ड्रोन कैमरा प्लस 1 ईयर ऑन साइट वारंटी ऑन ऑल आइटम्स, ये सारा है ड्रोन पैकेज। तो आपको सिर्फ ड्रोन ही नहीं मिलेगा इन सर्विसेज में, ड्रोन का पैकेज पूरा मिलेगा, ठीक। और इसको ऑपरेट कौन करेगा, ड्रोन दीदी जो हमारी SHG विमेन है। और ट्रेनिंग टू सेल्फ हेल्प ग्रुप मेंबर्स फॉर ड्रोन फ्लाइंग, रिपेयर, फिटिंग एटसेट्रा, ये सब सरकार की नमो ड्रोन दीदी के अंडर में स्कीम चल रही है। सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, मतलब कि 100% यूनियन फंडिंग कर रहा है। और अगर आपको अगर ये हम लोगों ने पढ़ा ना यहाँ पे, अगर आपको परचेज करना है ड्रोन या एक्सेसरी अगर सेल्फ हेल्प ग्रुप को, तो उसकी फंडिंग कैसे होगी, 80% यूनियन देगा, 20% सेल्फ हेल्प ग्रुप देगा। जो यहाँ पे उन्होंने ऊपर पढ़ा ना कि अगर सेल्फ हेल्प ग्रुप को ड्रोन्स खरीदने हैं तो 80% सब्सिडी कौन दे रहा है, सेंटर दे रहा है, और बचा हुआ 20% विमेन देंगी, मतलब सेल्फ हेल्प ग्रुप देंगे, ठीक। और इस स्कीम जो नमो ड्रोन दीदी है उसकी कौन है नोडल एजेंसी, रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री, ठीक। और ऑपरेशन गाइडलाइंस कौन इशू करता है, डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर 2024,
ठीक है, तो नमो ड्रोन दीदी समझ में आ गया। नमो ड्रोन दीदी क्या है? नमो ड्रोन दीदी में 14,500 हमें सिलेक्टेड विमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को ड्रोन्स की ट्रेनिंग देनी है, ड्रोन्स प्रोवाइड करने हैं 2024 से 26 के बीच में। और इनको विमेन क्या करती हैं कि रेंट पे ड्रोन की सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं। उनमें सिर्फ ड्रोन नहीं आते, ड्रोन का पूरा पैकेज आता है जिसमें बैटरी, चार्जर वगैरह सब होता है, और ऑन साइट वहाँ पे वारंटी भी मिलती है ड्रोन्स को ठीक करने के लिए। और सेंट्रल सेक्टर स्कीम में 100% फंडिंग सेंटर करता है। और अगर आपको ये ड्रोन्स परचेज करने हैं तो उसमें 80% सब्सिडी कौन देगा? सेंटर। और 20% सेल्फ हेल्प ग्रुप खुद से अरेंज करेंगे, ठीक। और रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री के अंडर में आती है नमो ड्रोन दीदी, क्योंकि नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन भी रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री का ही स्कीम है। और इस जो नमो ड्रोन दीदी है उसका कोऑर्डिनेशन कौन कौन सी स्कीम्स कर रही हैं? जो कमिटी बैठेगी, जो कोऑर्डिनेशन होगा एक कमिटी के अकॉर्डिंग होगा। कमिटी में सेक्रेटरीज कौन कौन सी मिनिस्ट्री से आएंगे? मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर, रूरल डेवलपमेंट, फर्टिलाइजर, सिविल एविएशन और वुमेन चाइल्ड डेवलपमेंट। तो ये स्टेटमेंट में आ सकता है कि ये मिनिस्ट्रीज के सेक्रेटरीज हैं कि नहीं है, तो इन सब के सेक्रेटरीज एक कमेटी बनाएंगे और उसी से कोऑर्डिनेट होकर स्कीम चलाई जाएगी, ठीक। अब अगर हमें एग्रीकल्चर में हमने फर्टिलाइजर की बात कर ली एज ए इनपुट, अब दूसरी चीज़ आ गई फाइनेंस और क्रेडिट की, कि अब हमें एग्रीकल्चर में अगर उनको फाइनेंशियली सपोर्ट करना है, फार्मर्स को क्रेडिट देना है, तो हम लोग कैसे करेंगे? इकोनॉमिक सर्वे 2016 में क्या बताया गया कि जो साइज, जो लैंड होल्डिंग होती है फार्मर्स की, उसका जो साइज होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शन होता है इनडेटनेस के। मतलब जितनी छोटी लैंड होल्डिंग होगी उतना ज़्यादा डेट होगा, और जितनी बड़ी लैंड होल्डिंग होगी उतना कम डेट होगा फार्मर्स का, ठीक। इकोनॉमिक सर्वे 20 में क्या बताया गया कि जो नॉर्थ ईस्ट का स्टेट, जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स है हमारे, उनका जो एग्रीकल्चरल लोन्स में कितना शेयर है? लेस देन 1%, ठीक। तो शेयर ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स इज लेस देन 1% इन टोटल एग्रीकल्चरल लोन्स। एग्रीकल्चरल लोन टारगेट्स कितने थे? 16.5 लाख करोड़ 2021 में और 18 लाख करोड़ 2022 में, ठीक। उसके बाद किसान ऋण पोर्टल आया इकोनॉमिक सर्वे 25 में। इकोनॉमिक सर्वे 2025 26 में इसका मेंशन है। इसका क्या कहना है? शेयर ऑफ नॉन इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट हैज़ डिक्लाइंड। मतलब जो सरकार जो नॉन इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट सिस्टम्स होते हैं, जैसे कि अगर हम बनिया से अगर या साहूकार से फार्मर्स लोन ले रहे हैं तो उनका शेयर कम हो रहा है। फार्मर्स अब बैंक से ज़्यादा लोन ले रहे हैं कंपेयर टू जो नॉन इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट सिस्टम्स हैं, ठीक है, जैसे कि बनिया साहूकार से। मॉडिफाइड इंटरेस्ट सबवेंशन KCC स्कीम, गवर्नमेंट बेयर सम ऑफ द लोन इंटरेस्ट ऑन बिहाफ ऑफ फार्मर्स। तो अब ये एक स्कीम आई है जो इकोनॉमिक सर्वे 2025 में मेंशन्ड है। क्या? मॉडिफाइड इंटरेस्ट सबवेंशन, किसान क्रेडिट जो सिस्टम है उसमें। और इसमें क्या होता है, गवर्नमेंट कुछ सब इंटरेस्ट जो होता है लोन का वो बेयर करती है, पूरा फार्मर्स को नहीं देना पड़ता। तो पहले 2023 के पहले क्या होता था, बैंकर्स को सबमिट करना पड़ता था। अगर इस स्कीम के अंडर किसी ने लोन लिया है तो बैंकर सबमिट करते थे मैनुअली टू RBI एंड नाबार्ड टू गेट रुपीज फ्रॉम गवर्नमेंट। मतलब बैंकर्स ने तो लोन डिस्पर्स कर दिया इस स्कीम के अंडर फार्मर्स को, तो बैंकर्स को कैसे मिलेगा? जो उन्होंने लोन दिया वो मैनुअली जाके सबमिट करते थे RBI और नाबार्ड में, तब उनको पेमेंट्स आते थे। उससे एक प्रॉब्लम क्या होती थी कि पेमेंट्स डिले हो जाते थे। अब क्या होता है, आफ्टर 2023 क्या होता है, बैंकर्स ऑनलाइन ही सबमिट कर देते हैं किसान ऋण पोर्टल से, जो उन्होंने यहाँ पे बात करी। किसान ऋण पोर्टल से ही बैंकर्स अपना जितना भी डॉक्यूमेंट्स सबमिट कर दिया कि हाँ हमने इस स्कीम के अंडर में इतना लोन दिया है फार्मर्स को, तो उनका पेमेंट्स जल्दी आ जाता है, टाइमली पेमेंट हो जाता है। तो ये हो गया किसान ऋण पोर्टल, ठीक। उसके बाद अब आया नेगोशिएबल वेयर हाउस रिसीट्स क्या होते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन के अंडर में एक स्टैट्यूटरी बॉडी क्या है, वेयर हाउसिंग डेवलपमेंट रेगुलेटरी अथॉरिटी, ठीक। WDRA एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर? कंज्यूमर अफेयर्स मिनिस्ट्री के अंडर में। और इसी का लॉ भी बना था, स्टैट्यूटरी बॉडी है तो 2007 के लॉ से आई थी। इसका मैकेनिज्म क्या होता है इस बॉडी का? फार्मर जो है अपने प्रोड्यूस डिपॉजिट करते हैं WDRA रजिस्टर्ड वेयर हाउसेस में। जो वेयर हाउसेस हैं जो इस अथॉरिटी के रजिस्टर्ड हैं, उसमें अगर फार्मर्स ने जो भी उनका प्रोडक्शन आया, एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन है, उन्होंने वहाँ पे वेयर हाउस में सबमिट किया उसको, तो सबमिट करने पे उनको एक रिसीट मिलती है।
उसको क्या बोलते हैं, नेगोशिएबल वेयर हाउस रिसीट। ठीक, अब उस रिसीट को फार्मर दो तरह से यूज कर सकता है। पहला, या तो उसको एज अ मॉर्टगेज रख के बैंक्स में वो लोन उठा ले अपने नेक्स्ट क्रॉप को लगाने के लिए, प्लेज इट इन द बैंक्स टू ऑब्टेन लोन्स फॉर नेक्स्ट क्रॉपिंग साइकिल, या उसको ट्रेड कर ले वाया कमोडिटी एक्सचेंज मार्केट्स और ई नाम में। तो उसको ट्रेडिंग भी कर सकता है उसी को, कि जैसे हमने मेरे पास एक ये रिसीट है, नेगोशिएबल वेयर हाउस रिसीट है, हमने किसी और को दी, हमें पैसे मिल गए, हमने कुछ और खरीद लिया। ठीक है, तो ये कमोडिटी एक्सचेंज मार्केट में ट्रेडिंग की पर्पज से भी यूज हो सकती है, या ई नाम मार्केट में, इलेक्ट्रॉनिक नेशनल एग्रीकल्चरल मार्केट में। अब बेनिफिट्स क्या है, इट प्रिवेंट्स डिस्ट्रेस सेल ऑफ प्रोड्यूस। मतलब अगर कभी कभी होता है अगर वेयर हाउस में नहीं रखा है सामान, तो फार्मर्स मजबूर हो जाते हैं कि हमें जितना प्राइस भी मिल रहा है हम जल्दी जल्दी, खास तौर से अगर पेरिशेबल गुड्स हैं, तो अगर उसको कम प्राइस में मिल रहा है तो उसको लेके भागना होता है कि हाँ जल्दी से हम बेच दें उसको। लेकिन उससे अगर उनके पास ये रिसीट है, तो वो अगर उनको पैसे तुरंत चाहिए, उनके पास रिसीट आ गई और उनका सामान गोडाउन में रखा हुआ है, वो नहीं भी बिका है तब भी उस रिसीट को वो किसी को बेच के पैसे ले सकते हैं, वो अपने सामान को बेचने का वेट नहीं करेंगे। तो ये हो गया उनका डिस्ट्रेस सेलिंग से बच गए। दूसरा, क्रॉप जो है हमारा बेचने से पहले सेफली कहीं स्टोर्ड रखा हुआ है, कहीं बाहर नहीं रखा हुआ है, आराम से वो कई दिन तक उनकी शेल्फ लाइफ बनी रहेगी। फिर आई दूसरी स्कीम, पीएम किसान भाई या भंडारण इंसेंटिव। ये आई थी 2023 में। ये क्या था, जो छोटे किसान हैं उनके वेयर हाउसिंग के लिए आई थी, एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री के द्वारा लाई गई, टू हेल्प स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स हु डोंट हैव मनी टू स्टोर देयर प्रोड्यूस इन वेयर हाउसेस। ठीक, तो क्या करते हैं, तो ये जो जिनके पास वेयर हाउस में जमा करने के लिए पैसे नहीं हैं, तो उनको क्या करते हैं, वो वेट कर पाते नहीं है बेटर प्राइसेस का, उनको जल्दी जल्दी, इसी को कहते हैं कि डिस्ट्रेस सेलिंग कर देते हैं, कि जल्दी में ही अपना प्रोड्यूस बेच देते हैं। तो क्या करते हैं, फार्मर्स को सब्सिडी अब मिलेगी टू पे फॉर वेयर हाउस रेंट। अगर आप वेयर हाउस में अपना सामान रेंट पे रख रहे हैं तो आपको उसका रेंट देना पड़ेगा, तो उस रेंट के लिए फार्मर्स को सब्सिडी दी जाएगी पीएम किसान भाई के अंडर में। Farmers who have stored their produce in warehouse, these will get additional loan interest subsidy on KCC loans. तो एक इंसेंटिव भी है कि अगर आपको केसीसी में लोन्स चाहिए तो उसमें इंटरेस्ट सब्सिडी आपको मिलेगी अगर आपने अपना सामान वेयर हाउस में जमा किया है इस स्कीम के अंडर में। ठीक है, तो लोन में भी इंटरेस्ट सब्सिडी आपको मिलेगी। उसके बाद दूसरा है ई किसान उपज निधि वेयर हाउसिंग स्कीम। ये 2024 में आई थी। इसका जो किसके अंडर में है, वेयर हाउसिंग रेगुलेटरी अथॉरिटी के अंडर में, टू ईज फार्मर्स वेयर हाउसिंग लॉजिस्टिक्स प्रॉब्लम। ठीक, तो क्या होता है इसमें, हमें मतलब जो वेयर हाउसिंग को ही डेवलप करना है, वेयर हाउसिंग का इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब हम लोग को डेवलप करने के लिए ये स्कीम लाई गई थी, ई किसान उपज निधि वेयर हाउसिंग स्कीम। मैटर क्या है कि अगर नंबर ऑफ रजिस्टर्ड वेयर हाउसिंग है, पहले क्या था, इंडिया में 1 लाख एग्रीकल्चर वेयर हाउसेस थे, लेकिन 5500 ही रजिस्टर्ड थे WDRA के अंडर में। ठीक, अब क्या हो गया है, हमें रजिस्टर्ड वेयर हाउसिंग का नंबर्स बढ़ाने हैं। ठीक, वेयर हाउसिंग सिक्योरिटी डिपॉजिट ऑन फार्मर्स। अगर वेयर हाउसिंग में कोई फार्मर जो उसको सिक्योरिटी डिपॉजिट करना पड़ा है, तो पहले अगर वो 3% था तो अब उसको 1% कर दिया गया है। फिर फार्मर फोर्स टू सेल एट चीप प्राइस। पहले क्या था, जब वेयर हाउसिंग अगर आप रजिस्टर्ड वाले में नहीं है, वेयर हाउसिंग में ही नहीं है, तो आपको पहले चीप प्राइस पर सेल करना पड़ता था, अब नहीं करना पड़ेगा। अब क्या करेगा, फार्मर डिपॉजिट प्रोड्यूस क्रॉप्स एट WDRA रजिस्टर्ड वेयर हाउसेस, वेयर हाउस जनरेट करेगा ENWRS निगोशिएबल वेयर हाउसिंग रिसीट्स, और ई किसान उपज निधि पोर्टल। मतलब पहले भी हम लोग को निगोशिएबल वेयर हाउसिंग रिसीट मिल रही थी, पर अब इलेक्ट्रॉनिक मिलेगी। किस पोर्टल के थ्रू, ई किसान उपज निधि पोर्टल के थ्रू। ठीक, तो फार्मर शेयर्स ENWR मतलब ई नेगोशिएबल वेयर हाउसिंग रिसीट विद बैंकर्स टू गेट पोस्ट हार्वेस्ट लोन्स एट 7% इंटरेस्ट विदाउट एनी कोलेट्रल। ठीक है, समझ में आ गया। वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ग्रेन स्टोरेज प्रोग्राम कोऑपरेटिव मिनिस्ट्री के थ्रू चलाया गया है। स्टोरेज कैपेसिटी एज परसेंटेज ऑफ टोटल प्रोडक्शन, मतलब इंडिया के पास अगर 100% हमारा प्रोड्यूस है, तो उसको जो हमारी कैपेसिटी है, मतलब अगर टोटल प्रोडक्शन 100 है, तो हमारा जो कैपेसिटी है उसको स्टोर करने की वो 47 ही है। ठीक है, मतलब इतना, उसके अलावा जो बचा 53% वो वेस्ट हो जाता है, वो कहीं भी वो स्टोर नहीं होता है। ठीक,
तो हमारा टारगेट क्या है कि 2047 तक हमें 100% स्टोरेज कैपेसिटी लानी है अपनी। बाकी जगहों पे यूएसए पे 161% है, मतलब 100 प्रोड्यूस हुआ तो उनके पास स्टोरेज कैपेसिटी 161 की है, मतलब 100 तो रखा ही जाएगा और 61 खाली भी रहेगा, तो अगर ज़्यादा कभी होता है तो उनके पास स्टोरेज है। ब्राज़ील में 149% और चाइना में 107%। हम लोग अभी बहुत पीछे हैं, हम लोग के पास 47% है, हाफ भी नहीं है। इस जो मिनिस्ट्री है, हमें बताया मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेटिव का ही इनिशिएटिव है। और कौन कौन इसमें कर रहा है? नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, नाबार्ड, एफसीआई और सेंट्रल वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन, ये सारे लोग हैं। इसी के अंडर में फंडिंग सपोर्ट टू प्राइमरी एग्रीकल्चरल क्रेडिट सोसाइटीज टू कंस्ट्रक्ट वेयर हाउसेज। तो हमें अगर 47% से 100% बढ़ाना है तो हमें उसको वेयर हाउस भी बनाने पड़ेंगे। वेयर हाउसिंग बनाने के लिए हम किसको सपोर्ट कर रहे हैं फाइनेंशियली? पीएससीज को, मतलब प्राइमरी एग्रीकल्चरल क्रेडिट सोसाइटीज को। ठीक, एफसीआई जो है वो रेंट पे करेगा पीएससीज को, और वेयर हाउसेज इफ एफसीआई बाइज एमएसपी क्रॉप्स एंड स्टोर्स देम इन इट। मतलब जो एफसीआई है वो प्रोक्योर करता है फार्मर से एमएसपी पे सामान ना, तो उसको अगर स्टोर करना होगा वेयर हाउसेज में तो वो रेंट देगा पीएससीज को, एफसीआई ही देगा। ठीक, फिर पायलट प्रोजेक्ट शुरू हो चुके हैं एट 11 पीएससीज इन 11 स्टेट्स। ये सारे 11 स्टेट्स के नाम है, यहाँ पे ये प्रोजेक्ट शुरू हो चुका है। फिर वेयर हाउसिंग में ही आता है एक चीज, एक आता है टर्म फ्लो स्पैन का और एक है स्मार्ट वेयर हाउस। ये भी इकोनॉमिक सर्वे 2025 जो लेटेस्ट वाला उसमें इसका मेंशन है। फ्लो स्पैन क्या है? फ्लो स्पैन मतलब टाइप ऑफ मोबाइल स्टोरेज यूनिट, मतलब जो मतलब जिसको हम ट्रांसफर कर सकते हैं इधर से उधर। हाँ, इट कैन क्विकली बी इरेक्टेड विद स्टोरेज कैपेसिटी ऑफ 400 मेट्रिक टन्स। इतने कैपेसिटी का जो मोबाइल वेयर हाउसिंग हमारे पास स्टोरेज यूनिट है, इसी को बोलते हैं फ्लो स्पैन। ठीक, मास्टरमाइंड कौन है इसका? इंडियन गवर्नमेंट और यूएन वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, इन दोनों ने मिलके इसको बनाया है फ्लो स्पैन को। और पायलट प्रोजेक्ट कहाँ चल रहा है? हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर वगैरह में शुरू भी हो गया। दूसरा आया स्मार्ट वेयर हाउस। स्मार्ट वेयर हाउस भी इकोनॉमिक सर्वे 2025 में बताया गया। इसका क्या मतलब है? उस वेयर हाउस में क्या होगा? सेंसर्स होंगे, किस लिए? टू मॉनिटर टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, एयर फ्लो और रोडेंट एक्टिविटी, इन सब को सेंस करने के लिए हमारा स्मार्ट वेयर हाउस। रियल टाइम डेटा टू इम्प्रूव स्टोरेज एंड रिड्यूस लॉसेस, ये भी मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स है और उसी के अंडर में आता है डिपार्टमेंट ऑफ फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, और उसी के अंडर में इंडियन ग्रेन स्टोरेज मैनेजमेंट एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट, हापुड़ यूपी में इसका हेडक्वार्टर्स है। ठीक है, तो ये है स्मार्ट वेयर हाउस। स्टबल बर्निंग क्या होता है? जब हर साल सितंबर अक्टूबर के महीने में हम जो किसान होते हैं वो पैडी जो खेत को वो करते हैं, सफाई करते हैं वीट के प्रोडक्शन के लिए, वीट हार्वेस्ट मतलब वीट लगाने के लिए पैडी का जो वो होती है स्टबल, उसको जलाते हैं जिससे पोल्यूशन भी होता है, उससे एग्रीकल्चर को भी नुकसान होता है। तो अगर हमें इसको सोल्यूशन निकालना है स्टबल बर्निंग का, तो क्या है? या तो इन सीटू कंपोस्टिंग कर दें, मतलब ऑन साइट ही कंपोस्टिंग कर दें, जो हमारा जो पराली जिसे कहते हैं, पराली कहते हैं ना, तो पराली जिसे कहते हैं उसको आप उसी साइट पे कंपोस्टिंग का व्यवस्था कर दें। दूसरा, हम मशीन्स यूज़ करें कौन कौन सी? रोटरी स्लैशर, जीरो टिल सीड ड्रिल, रोटावेटर्स एंड हैप्पी सीडर। ये सब इनका क्या काम होता है कि बिना स्टबल हटाए ही जो सीड्स जो वीट के सीड्स हैं उसको प्लांट करने में आसानी रहती है, मतलब स्टबल आपको बर्न नहीं करना पड़ेगा, बिना उसको करे ही ये प्लांट कर देगा। 2015 में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल का ऑर्डर क्या था कि बर्निंग ऑफ क्रॉप रेसिड्यू इज अ क्राइम अंडर सेक्शन 188 ऑफ आईपीसी और अंडर एयर एंड पोल्यूशन कंट्रोल एक्ट ऑफ 1981। तो एनजीटी का ऑर्डर आ चुका है 2015 में कि क्राइम है स्टबल बर्निंग। ठीक, इकोनॉमिक सर्वे 2020 में क्या बोला गया है कि जो PM 2.5 एमिशन होता है ग्राम पर किलो बर्निंग क्रॉप्स, अगर आप क्रॉप्स बर्न कर रहे हैं उससे PM 2.5 का कितना कंट्रीब्यूशन होता है एयर पोल्यूशन में, उसमें सबसे ज़्यादा किसका होता है? शुगर केन का, उससे कम मेज, कॉटन, राइस और वीट। ठीक, ये भी क्योंकि बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहता है तो ये भी पता होना चाहिए कि शुगर का सबसे ज़्यादा होता है, राइस का ही सबसे ज़्यादा नहीं होता है या वीट का नहीं होता है, शुगर केन का सबसे ज़्यादा होता है स्टबल बर्निंग से PM 2.5 एमिशन। वी शुड प्रमोट क्रॉप विद लोअर
लिग्नोसेल्यूलोसिक कंटेंट। स्टेबल बंडिंग को रोकने के लिए हमें ऐसी क्रॉप्स को प्रमोट करना चाहिए जिसमें सब कम कंटेंट हो किसका, लिग्नोसेल्यूलोसिक कंटेंट। जैसे वो क्रॉप्स कौन कौन सी हैं, जैसे कि पोटैटो, सोयाबीन एटसेट्रा, बिकॉज देयर रेसिड्यूज बर्निंग क्रिएट्स लेस एयर पोल्यूशन। होता क्या है लिग्नोसेल्यूलोसिक कंटेंट, इट रिफर्स टू द प्रोपोर्शन ऑफ क्या क्या चीज़ें होती हैं जिसको हम बोलते हैं कंटेंट इन लिग्नोसेल्यूलोसिक कंटेंट, जिसमें सेल्यूलोज ज़्यादा होता है, हेमी सेल्यूलोस होता है और लिग्निन होता है। ये प्लांट बायोमास में पाया जाता है। तो ये जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा एयर पोल्यूशन होगा जब हम ऐसे बायोमास को जलाएंगे, ठीक है। और हमें क्या करना चाहिए, बायोमास डिपो सेटअप करने चाहिए जहाँ पे जो पराली निकली है उसको हम लोग स्टोर कर सकें, या क्रॉप रेसिड्यू हम उसको स्टोर करने के लिए भी हम बायोमास डिपो इरेक्ट करने चाहिए। यूज इन थर्मल पावर प्लांट्स, और जो क्रॉप रेसिड्यू है उसको कहाँ यूज़ करें, थर्मल पावर प्लांट्स में यूज़ करें। बजट 2022 अनाउंस्ड यूज ऑफ 5 to 7% बायोमास पेलेट्स इन थर्मल पावर प्लांट्स। 2022 की बजट में ही बात हो गई थी कि जो हम लोग थर्मल पावर प्लांट्स में कोल वगैरह यूज़ करते हैं एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए, उसमें 5 to 7% हम ये जो क्रॉप रेसिड्यू निकल रहा है जिसको जलाने से एयर पोल्यूशन हो रहा है, हम उसको थर्मल पावर प्लांट्स में भी यूज़ कर सकते हैं फॉर एनर्जी प्रोडक्शन, ठीक है। उसके बाद बायोचार ब्रिकेट्स एज फ्यूल फॉर लोकल इंडस्ट्रीज, ब्रिकलिन एंड होटल ढाबा, तो ये इस तरह की यूज़ भी इन जो क्रॉप रेसिड्यू उसको एज अ होटल्स वगैरह में भी, ब्रिक किल्न वगैरह में भी यूज़ कर सकते हैं। बजट 2023-24 का एग्रीकल्चर पे क्या कहना था, एक तो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के लिए उन्होंने बोला था विजन क्या होना चाहिए, सहकार से समृद्धि। कंप्यूटराइज करना है हम लोग को, क्या 63,000 PSCs को हम लोग को कंप्यूटराइज करना है, और नेशनल कोऑपरेटिव डेटाबेस फॉर जीपीएस मैपिंग ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज। तो अभी कभी भी अगर आपको मेंस में आंसर लिखना हो एग्रीकल्चर से रिलेटेड तो हम लोग बजट का मेंशन करके ये सारी चीज़ें लिख सकते हैं कि बजट 2023-24 ने ये बोला कि हम लोग का विजन क्या है कोऑपरेटिव्स को लेकर, सहकार से समृद्धि, ठीक। पीएम प्रणाम की बात हुई, पीएम प्रोग्राम फॉर रिस्टोरेशन अवेयरनेस एंड नरिशमेंट एंड एमेलियोरेशन ऑफ मदर अर्थ, सेंटर टू इनकरेज स्टेट एंड यूटीज टू रिड्यूस कंजम्पशन ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर, अडॉप्ट ऑल्टरनेटिव फर्टिलाइजर जैसे कि नैनो यूरिया, नैनो डीएपी, ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर। तो पीएम प्रणाम का बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या है कि हमें केमिकल फर्टिलाइजर्स का यूसेज कम करना है, उसकी जगह पे नेचुरल अडॉप्ट ऑल्टरनेटिव फर्टिलाइजर्स यूज़ करने हैं जैसे कि नैनो डीएपी, नैनो यूरिया या ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर। ऑर्गेनिक फार्मिंग में क्या बोला गया बजट में, 10,000 भारतीय प्राकृतिक खेती बायो इनपुट रिसोर्स सेंटर्स बनाने हैं जिसमें हमें 1 करोड़ फार्मर्स को नेचुरल फार्मिंग के लिए ट्रेन करना है। हॉर्टिकल्चर में क्या बोला गया, आत्मनिर्भर क्लीन प्लांट प्रोग्राम टू बूस्ट अवेलेबिलिटी ऑफ डिजीज फ्री क्वालिटी प्लांटिंग मटेरियल हॉर्टिकल्चरल क्रॉप्स, ठीक। और वेजिटेशन प्रोडक्शन कहाँ क्लस्टर्स बनाने हैं वेजिटेशन प्रोडक्शन के बिग सिटीज़ के पास, और 50 मल्टी प्रोडक्ट फूड इरेडिएशन यूनिट्स भी एमएसएमई सेक्टर में बनानी है। फूड इरेडिएशन यूनिट्स क्या होती हैं, जो शेल्फ लाइफ बढ़ाती हैं और फ्रेश जो एग्रो प्रोड्यूस को फ्रेश रखती हैं और जर्म्स को रिमूव करती हैं, ठीक है। उसके बाद एडिबल ऑयल के लिए क्या बोला गया, फोकस ऑन सेल्फ रिलायंस। जो हमारे एडिबल ऑयल हैं हमें कौन कौन से एडिबल ऑयल्स पे फोकस करना है, सेल्फ रिलायंस बनना है, जैसे कि मस्टर्ड हो गया, मस्टर्ड ऑयल, ग्राउंडनट, सेसमे, सोयाबीन और सनफ्लावर। एग्रीकल्चर स्टार्टअप के बारे में, एग्रीकल्चर एक्सेलरेटर फंड फॉर इनकरेजिंग एग्रीकल्चर स्टार्टअप्स इन रूरल एरियाज। तो एक फंड बनाया गया है एग्रीकल्चर एक्सेलरेटर फंड, किसके लिए, हमें एग्रीकल्चर स्टार्टअप्स को रूरल एरियाज में प्रमोट करना है, ठीक। मिलेट्स या श्री अन्न को भी प्रमोट करना है। श्री अन्न में क्या क्या आता है, कूटू, रामदाना, कंगड़ी, कुटकी, कोडो, चीना और समा, ये सारी चीज़ें हमारे श्री अन्न में आते हैं। फंडिंग किसको देनी है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मिलेट रिसर्च हैदराबाद, इसको प्रमोट करने के लिए, श्री अन्न को प्रमोट करने के लिए हमें इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मिलेट रिसर्च जो हैदराबाद में है, ICAR के अंडर में है, उसको फंडिंग देनी है ताकि ये मिलेट्स का प्रमोशन कर सके। लोन्स जन समर्थ बेस्ड KCC विल बी इशूड इन 5 स्टेट्स, वैसे गई। बजट 2025 में मखाना बोर्ड के बारे में बात करी गई थी। मखाना क्या होता है, लोटस प्लांट्स के जो एडिबल सीड्स होते हैं उसको मखाना बोलते हैं, उसको फॉक्सनट भी बोलते हैं।
मखाना जो बिहार का है उसको जीआई टैग कब मिला है? 2022 में। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फूड टेक्नोलॉजी एंटरप्रेन्योरशिप एंड मैनेजमेंट, ये कहाँ सेटअप होगा? बिहार में। और एक नामरूप असम में यूरिया प्लांट सेटअप होगा, ये बजट में दिया गया है। पीएम धन धान्य कृषि योजना क्या है? हमें क्या करना है? 100 बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट्स को टारगेट करना है। किन 3 पैरामीटर्स पे? लो प्रोडक्टिविटी, मॉडरेट क्रॉप इंटेंसिटी और बिलो एवरेज क्रेडिट पैरामीटर्स। इन 3 चीज़ों को देखते हुए हमें 100 बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट्स को टारगेट करना है। क्रॉप इंटेंसिटी माने क्या होता है? नंबर ऑफ क्रॉप्स ग्रोन ऑन अ पीस ऑफ लैंड इन एग्रीकल्चरल ईयर। एक पीस ऑफ लैंड पे हम कितनी क्रॉप्स ग्रो कर रहे हैं एक फाइनेंशियल ईयर में। एग्रीकल्चर का फाइनेंशियल ईयर जुलाई से जून होता है, ठीक। ये है पीएम धन धान्य कृषि योजना। ये किसने चलाई है? एग्रीकल्चरल मिनिस्ट्री ने। जो ग्राउंड पे इम्प्लीमेंटेशन होगा इस स्कीम का, वो कौन करेगा? डिस्ट्रिक्ट धन धान्य कृषि योजना समिति या कमिटी, चेयर्ड बाय आईएएस या ग्राम पंचायत, ठीक है। इसके बेनिफिट्स क्या होंगे? 5 बेनिफिट्स जो मिलेंगे 100 डिस्ट्रिक्ट्स को, क्या क्या होंगे? एक तो एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन होगा और सस्टेनेबल एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस होंगी। लोन्स जो होंगे वो लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म दोनों के लिए दिए जाएंगे। पोस्ट हार्वेस्ट स्टोरेज पंचायत और ब्लॉक लेवल दोनों पे कराए जाएंगे। इरिगेशन फैसिलिटीज इंप्रूव होगी और इतनी, और 36 सेंट्रल स्कीम्स को कन्वर्ज करके ये स्कीम बनाई गई है। तो जो प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना है उसमें 36 सेंट्रल सेक्टर स्कीम्स थी जिनको सबमर्ज किया गया है और ये स्कीम आई है। फंडिंग क्या है? 24,000 करोड़ रुपए मिलेंगे 6 साल में, और टारगेट कितना है? 1.7 करोड़ फार्मर्स को हमें इसके अंडर में लेके आना है। और स्कीम जो है वो एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम है जो नीति आयोग का चलता है, उससे इंस्पायर हो गई है, ठीक। तो ये हो गया हमारा आज का इनपुट कंप्लीट। एग्रीकल्चर इनपुट में जितनी भी चीज़ें थी, चाहे वो लैंड हो, वाटर हो, फाइनेंस हो, फर्टिलाइज़र हो, ये सारी चीज़ें हो गई हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एग्रीकल्चर आउटपुट से रिलेटेड सारी चीज़ें हैं जिसमें एमएसपी वगैरह आएगा, वो सब हम लोग उसमें देखेंगे, ठीक है। ओके देन, थैंक यू सो मच।